रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 33। मायरा थोड़ा सोचती है और फिर कहती हैं, मैंने दादाजी के बारे में स्टडी किया, पर वहाँ कुछ भी अजीब नहीं मिला। दादू अमीर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, बस भाइयों के बीच नॉर्मल प्रॉपर्टी क्लैश था। लेकिन दादी का केस अलग है। दादी जिस खानदान से आती हैं, वो न जाने कितने सालों से ये रिचेस्ट वाली जिंदगी जी रहे हैं। और एक बात जो काफी अजीब थी कि दादी के मायके में उन्हें बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, और उनके दुश्मन, वो तो किसी अलग ही लेवल की नफरत रखते थे, जैसे वो दादी या उनसे जुड़े लोगों को मारकर कोई खजाना पालेंगे। ये सब बहुत उलझा हुआ है, सो मेस्ड अप। केएसआर मायरा की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मायरा अपनी बात कहकर चुप हो जाती हैं। केएसआर की आंखों में मायरा की बात सुनकर एक खतरनाक चमक आ जाती है। वो अपने चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमयी शांति वाला लुक लाते हैं और मायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, चमकता सितारा अब आगे चमकता सितारा, ओके जेस्चर ओके जेस्चर ओके जेस्चर ओके जेस्चर, स्माइलिंग फेस प्लीज सपोर्ट शेयर कमेंट। केएसआर, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ, एक राजा की कहानी। मायरा अपनी आंखों को सिकोड़कर डैड की तरफ देखती हैं। कमरे में रोशनी कम थी। केएसआर अपनी आवाज को और भी गहरा करते हैं और पुरानी यादों में डूबते हुए कहते हैं, तो एक समय एक राजा था जिसका नाम था महाराज मानव। उनकी शख्सियत इतनी मजबूत थी कि लोग उनके सामने खुद ब खुद सर झुका देते थे। उनकी बड़ी बड़ी मूंछें, वो शाही तलवार और उनका मुकुट, ये सब तो था ही, पर जो चीज उन्हें सबसे अलग और आकर्षक बनाती थी, वो थी उनकी हेजल ग्रीन आंखें। मायरा बिना पलक झपकाए सुन रही थी। केएसआर अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, महाराज मानव एक नेक दिल राजा थे। अपनी प्रजा से बेइंतहा प्यार करते थे। उनके जैसा इंसान होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। उनकी धर्मपत्नी महारानी नैना भी उतनी ही महान थी। वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके इस अटूट प्रेम की निशानी थी उनकी बेटा राजकुमार करण। केएसआर एक ठंडी सांस भरते हैं और फिर कहते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जैसा हम सपनों में सोचते हैं। प्रजा खुश थी और परिवार में प्यार था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। महाराज मानव की इस खुशहाल जिंदगी को पड़ोसी राज्यों की नजर लग गई। वहां के राजा और लोग महाराज मानव की खुशहाली और उनके दयावान होने से जलने लगे। उन्हें ये बात चुभने लगी कि कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। मायरा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। केएसआर आगे कहते हैं, दुश्मनों के मन में ये वहम बैठ गया कि महाराज मानव के पास कोई अद्भुत शक्ति है या कोई ऐसा जादुई खजाना है जिससे वो जो चाहे मांग सकते हैं और अपनी प्रजा की हर मुराद पूरी कर देते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो क्या चीज़ है जो महाराज को इतना दरियादिल बनाती है। लेकिन असल में ऐसा कोई जादुई खजाना नहीं था। खजाना तो खुद राजा और उनकी जीवन संगिनी नैना थी। वो दोनों बस ये कोशिश करते थे कि अपने लोगों को हर हाल में खुश रख सके। जब जलन हद से बढ़ गई तो पड़ोसी राज्यों ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो सब एक साथ मिलकर महाराज मानव के राज्य पर हमला करेंगे और उनकी प्रजा को गुलाम बना लेंगे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही किया। दुश्मनों की विशाल सेना ने महाराज मानव के राज्य पर चढ़ाई कर दी। महाराज मानव, उनकी पत्नी महारानी नैना, उनके वफादार सैनिक और यहाँ तक कि उनका पूरा परिवार इस युद्ध के मैदान में उतर आया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली और सबसे अच्छी बात ये थी कि राजा के लिए उनकी प्रजा भी तलवारें उठाकर युद्ध में कूद पड़ी। वो अपने राजा को खोना नहीं चाहते थे। इतना बोलकर केएसआर अचानक रुक जाते हैं और मायरा के चेहरे के भाव पड़ते हैं। मायरा इस कहानी में इतनी खो चुकी थी कि उनकी सांसें थमी हुई थीं। केएसआर को अचानक खामोश होता देख मायरा बड़ी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी से कहती हैं, मायरा, तो फिर क्या हुआ डैड? क्या वो लोग जीत गए? महाराज मानव ने उस हमले का सामना कैसे किया? केएसआर एक गहरी और ठंडी सांस लेते हैं और अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहते हैं, आगे क्या होता, वही जो होना चाहिए था। जब हम एकता यूनिटी के साथ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए लड़ते हैं तो जीत पक्की होती है। सबने मिलकर उस युद्ध में जीत हासिल की और सब बहुत खुश थे। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। इस युद्ध में महाराज मानव और खासकर उनकी प्रजा को बहुत नुकसान हुआ था। केएसआर की आवाज में थोड़ा दर्द आता है और वो आगे कहते हैं, काफी लोग घायल हुए, अनाज की बर्बादी हुई, हर चीज तबाह हो गई। राजा स्थिति संभालने की बहुत कोशिश कर रहे थे। वो कई रात दिन सोए नहीं और लोगों की सेवा में लगे रहे। लेकिन समय बड़ा बलवान था।
उनका अनाज और भंडार लगभग खत्म हो गया था। हालात को बिगड़ता देख राजा ने फैसला किया कि वो अपने पड़ोसी राज्यों से मदद मांगेंगे और सोने के बदले अनाज और जरूरी सामान लेंगे। मायरा बड़े गौर से सुन रही थी। तभी केसर कड़वाहट के साथ कहते हैं, उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन उनके पड़ोसी राज्यों ने यहाँ इंसानियत नहीं बल्कि अपना फायदा देखा। उन्होंने जरूरी चीजों को 10 गुना दाम पर बेचा। महाराज मानव कुछ न कर सके क्योंकि इस वक्त उनके परिवार और प्रजा की जान दांव पर थी। उन्होंने अपना सारा खजाना, सारा सोना, यहाँ तक कि अपने गहने जेवर तक देने का फैसला कर लिया। महारानी नैना भी पीछे नहीं हटी। वो डटकर अपने पति के साथ खड़ी थी और उन्होंने भी अपने सारे जेवरात दे दिए। केएसआर मायरा की आंखों में देखकर कहते हैं, उस जमाने में किसी राजा और रानी का बिना आभूषणों के होना बहुत बड़ी बात थी। ये उनके सम्मान पर चोट थी। लेकिन महाराज मानव को सिर्फ अपने लोगों की चिंता थी। अनाज और जरूरत की चीजें राज्य में बांटी गईं। प्रजा अपने राजा की इस दरियादिली को देखकर उनके पैरों में बिछने को तैयार हो गई। धीरे धीरे राजा ने सब ठीक करना शुरू किया। सब ठीक हो भी गया, पर क्या वो खजाना वापस आ सकता था? बिल्कुल नहीं। लेकिन राजा को इसका कोई गम नहीं था। वो सबको खुश देखकर खुद भी खुश थे। केएसआर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एक रात महाराज मानव गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्हें एक अलौकिक सपना आया। सपने में उनके वो गुरु प्रकट हुए जिनकी आराधना वो सालों से करते आ रहे थे। गुरुजी ने महाराज से कहा कि वो उनकी नेकी और त्याग से बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन गुरुजी ने उन्हें एक सच्चाई भी याद दिलाई। केएसआर की आवाज में एक गंभीरता आ जाती है और वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि एक राजा का तख्त और उसके गहने सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और रुतबे की पहचान होते हैं। एक राजा के लिए उसका खजाना उसकी रीढ़ की हड्डी होता है, जो उसे आत्मनिर्भर बनाता है। और महाराज के पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था। इसलिए गुरुजी ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कहते हैं कि आज से तुम्हारा खजाना फिर से भर जाएगा और वो कभी खत्म नहीं होगा, जब तक तुम और तुम्हारा वंश इसी तरह लोगों की सेवा करेंगे और खुद से पहले दूसरों का सोचेंगे। मायरा की आंखें इस चमत्कार को सुनकर बड़ी हो जाती हैं। केएसआर आगे कहते हैं, गुरुजी ने एक और खास बात कहते हैं। उन्होंने वरदान दिया कि अब तुम्हारे हर वंश में एक खास इंसान जन्म लेगा जिसकी पहचान होंगी ये हेजल ग्रीन, हरी आंखें। ये आंखें प्रकृति का रंग मानी जाती हैं। जैसे प्रकृति सबका भला करती है और शांति देती है, वैसे ही जो इंसान दिल का साफ होगा, इसके काबिल होगा, उसकी आंखें हरी होगी। हरी आंखों वाले लोग दिल के साफ होते हैं। इनका स्वभाव संतुलित होगा और ये दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब तक ये आंखें तुम्हारे खानदान में चमकती रहेंगी, तुम्हारा राज और खजाना सुरक्षित रहेगा। गुरुजी कहते हैं कि हरी आंखों वाले लोगों को बहुत विश्वास पात्र, ट्रस्टवर्दी माना जाता है। मान्यता है कि अगर ये किसी से दोस्ती या रिश्ता निभाते हैं तो पूरे दिल से निभाते हैं। इनके दिल में खोट कम होती है और ये धोखा देने में यकीन नहीं रखते। मायरा मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। केएसआर की आवाज अब और गंभीर हो जाती है। वो कहते हैं, गुरुजी ने राजा को चेतावनी भी दी, जब तक तुम्हारा वंश दूसरों की सेवा करेगा, वो हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन जिस दिन उसने लालच किया, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे वंश को ये ध्यान रखना होगा कि ये खजाना कभी गलत हाथों में न जाए, वरना सब तबाह हो जाएगा। और इस काम में तुम्हारी जीवनसाथी तुम्हारा साथ देगी। आयुष्मान भव कहकर गुरुजी ओझल हो गए। केएसआर आगे कहते हैं, राजा मानव झटके से अपनी नींद से उठते हैं। उनकी सांसें तेज चल रही थी। वो अपने आसपास देखते हैं। सुबह का समय था। उनके उठते ही उनकी पत्नी महारानी नैना भी उठ जाती है और वो राजा को देखती है जो थोड़े घबराए हुए थे। रानी उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन तभी उनके शब्द उनके मुंह में ही रह जाते हैं। वो एकदम हैरान रह जाती हैं। राजा पूछते हैं कि आप इतना हैरान क्यों हैं? तो रानी कांपती आवाज में कहती है, आपकी आंखें चमक रही हैं महाराज। रानी की बात सुनकर राजा मानव हैरान हो जाते हैं। वो रानी को बताते हैं कि अभी उन्हें क्या सपना आया है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जाकर देखें क्या खजाना सच में वापस आ गया है या ये कोई भ्रम है। वो दोनों जैसे ही तहखाने की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सच में वहाँ खजाना ही खजाना था। वो पहले से भी 10 गुना ज्यादा चमक रहा था। रोशनी इतनी तेज थी कि किसी की भी आंखें बंद हो जाएं, लेकिन वहाँ एक अजीब सी पॉजिटिविटी थी जिसे वो दोनों महसूस कर पा रहे थे। राजा और रानी अपने मंदिर में जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं।
1 साल बाद महाराज मानव के घर एक बेटे ने जन्म लिया और उसकी आंखें बिल्कुल राजा की तरह ही हरी थीं। बस वहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ और वही वंश आज तक आगे बढ़ रहा है। इतना बोलकर केसार चुप हो जाते हैं। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। मायरा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपने डैड को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया हो। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी, जिसे कोई भी देखकर बता सकता था कि वो कितनी दंग है। केसार एक स्मर्क के साथ मायरा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, हैरान हो? मायरा अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती हैं, हाँ, कशिश ने जो कहा था वो सच था। इसका मतलब? केसार अपनी आंखें छोटी कर लेते हैं और सवालिया लहजे में कहते हैं, कशिश ने क्या कहा था तुमसे? मायरा उनकी तरफ देखकर कहती हैं, कशिश ने एक बार मजाक में कहा था कि मेरी फैमिली कुछ अजीब है। आपकी ग्रीन आंखें, फिर दादी की दादी के डैड, फिर उनकी मॉम। लेकिन अजीब बात यह है कि पूरे वंश में बस एक ही इंसान की आंखें ग्रीन होती हैं। उसने ये भी कहा था कि शायद हमारे पास कोई खजाना है जिसकी हिफाजत के लिए हम जन्म लेते हैं। उस वक्त मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब लगता है कि वो सही थी और मैं गलत। केसार मायरा के सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, केसार, हाँ, वो सही थी। वो जिन लोगों की बात कर रही थी वो हमारे ही पूर्वज थे। हम ही उनके वंशज हैं और ये विरासत हमारे ही खून में है। मायरा को अब समझ आया कि उनके परिवार की वो हरी आंखें कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। मायरा अपनी एक्साइटमेंट को काबू नहीं कर पा रही थी। वो हैरानी से अपनी आंखें फैलाकर कहती हैं, मायरा, तो क्या हमारे पास सच में बहुत बड़ा खजाना है? केसार मायरा के चेहरे पर आई उस चमक और उत्सुकता को देख रहे थे। वो धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। मायरा, तो डैड, आपने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और कहाँ है वो खजाना? क्या वो इसी घर में छुपा है? केसार, दूसरा कारण ये था कि हमारी लाइफ पहले से ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं तुम्हें ये सब बता देता तो ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बोझ बन जाता। मैं चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो, न कि किसी पुराने राज की हिफाजत के साए में। इसलिए मैंने तुम्हें ये नहीं बताया। मायरा अपने डैड की बात सुनकर एक मासूम सा मुंह बनाते हुए और अपनी नाराजगी जताते हुए कहती हैं, आपको मुझे बताना चाहिए था डैड। मेरा भी तो हक था, मुझे भी तो वो सब देखना था। वैसे डैड, उस खजाने की सबसे खास चीज क्या है? मेरा मतलब है, जैसे मैंने कुछ रहस्यमय किताबों में पढ़ा है कि पुराने जमाने के खजानों में कोई एक ऐसी चीज होती थी जो सबसे ज्यादा कीमती और नायाब प्रेशियस मानी जाती थी। वैसी ही कोई चीज? केसार मायरा के चेहरे पर कौतूहल देख अपनी आवाज को और भी भारी और रहस्यमय बना लेते हैं। वो कहते हैं, सबसे खास, तुम्हारी दादी माँ ने बताया था कि उस विशाल खजाने के बीचों बीच एक अंगूठी रखी है। वो कोई मामूली अंगूठी नहीं है। उसमें लाल, नीले और काले रूबी जड़े हैं। उस अंगूठी के भीतर असीमित ऊर्जा कैद है, इतनी ज्यादा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर कोई इंसान उसे सिर्फ अपने पास भी रख ले या उसे अपनी उंगली में पहन ले तो। मायरा की आंखें चमक उठती हैं और वो अपनी एक्साइटमेंट में डैड की बात बीच में ही काटते हुए कहती हैं, तो क्या वो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा? बिल्कुल वैसा ही जैसा हम जादुई फिल्मों में देखते हैं। केसार अपनी भौहें सिकोड़ते हैं और अपनी गहरी आंखों से मायरा को सख्ती से घूरते हुए कहते हैं, नहीं, वो अमर नहीं होगा। मायरा का उत्साह थोड़ा कम होता है और वो उलझन में कहती हैं, तो फिर क्या होगा? केसार की आवाज अब और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जैसे वो उस अंगूठी की ताकत को महसूस कर रहे हों। वो कहते हैं, अमर तो नहीं, लेकिन वो इंसान इतना ताकतवर हो जाएगा कि कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। ताकत के साथ साथ उसकी उम्र भी कई गुना बढ़ जाएगी और उस अंगूठी में ऐसे ऐसे चमत्कारी गुण हैं जिससे पहनने वाले इंसान को वो सब लाभ होगा जिसकी एक साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। मायरा की आंखों में एक बड़ा सवाल तैरने लगता है और वो बड़ी ही मासूमियत मगर हैरानी से पूछती हैं, तो फिर आपने या दादी ने वो रिंग क्यों नहीं ली? आप उस अंगूठी को अपने पास क्यों नहीं रखते? आखिर क्यों हमने उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया? केएसआर के चेहरे पर एक ठहराव और गजब की गहराई आ जाती है। वो अपनी आवाज को बेहद गंभीर और प्रभावशाली बनाकर कहते हैं, क्योंकि उसे अपने पास रखना लालच कहलाएगा, और हमें लालची नहीं बनना है मायरा। हमारे हिसाब से जितना हमारी जिंदगी में लिखा है और जितना हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर कमा सकते हैं, हम उतने में ही अपनी जिंदगी जी लेंगे। बाकी जो कुछ भी होगा
वो सब उस रब की मर्जी है। हमारा काम बस उस खजाने और उस अंगूठी को सुरक्षित रखना है, ताकि वो कभी भी किसी गलत हाथ में न पड़ जाए। मायरा अपने डैड की इस ऊंची सोच को सुनकर शांत पड़ जाती हैं। वो उनकी बातों की गहराई को समझती हैं और कुछ पलों के लिए कमरे में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। वो चुपचाप कुछ सोचती रहती हैं, फिर अचानक डैड की आंखों में देखकर बहुत ही धीमे मगर स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, डैड, अगर वो सब लोगों की मदद के लिए ही है, तो फिर हम उसे बांट क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है, आप समझ रहे हैं न कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अगर उससे सबका भला हो सकता है, तो उसे छुपाकर क्यों रखा है? मायरा के चेहरे पर इस वक्त दुनिया के दुखों को दूर करने वाली वही नेकदिली झलक रही थी, जो शायद उनके पूर्वजों में रही होगी। केसार मायरा की बात सुनकर उसे किसी छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए कहते हैं, मायरा, बचकानी बातें मत करो। हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। और जहाँ तक बात लोगों की मदद करने की है, तो तुम्हारी दादी माँ हर साल 2 बार बहुत बड़ी रकम चैरिटी में देती है ताकि ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। लेकिन ये हमारे बस में नहीं है कि हम चुटकी बजाएंगे और दुनिया की सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। केसार की आवाज़ में जीवन का एक कड़वा सच और भारीपन आ जाता है। वो कहते हैं, ये जिंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुसीबतें, दुख और दर्द का होना बिल्कुल नॉर्मल है। एक जिंदगी दर्द और खुशी दोनों के मिलने से ही बनती है, और हम इस कुदरती बैलेंस को बिगाड़ नहीं सकते। और तुम्हें क्या लगता है, क्या हम वो सारा खजाना लुटाकर लोगों की सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं? तो जवाब है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान वो है जिसका पेट कभी नहीं भरता, समझी तुम? वो आगे मनीष और मनोज का उदाहरण देते हुए और भी सख्त लहजे में कहते हैं, अब मनीष और मनोज को ही देख लो। उनके पास क्या नहीं था? बचपन से उनके पास सब कुछ तो था। वो उन लोगों में से थे जो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, लेकिन आज उनका लालच और उनकी नफरत उन्हें कहाँ ले आई है? इतना सब होने के बाद भी उन्हें और चाहिए, और ये और की भूख तुम्हें हर तीसरे इंसान में मिलेगी। इसीलिए हम चाहे जितना भी अच्छा कर ले, एक इंसान की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। केसार मायरा की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहते हैं, जिस इंसान को लालच की भूख नहीं होती, वो दिन की 2 रोटी खाकर भी खुश रहता है। दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और शाम को सुकून से अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खाते हैं और उसी में खुश रहते हैं। और वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े से बड़े होटलों में खाना खाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, पर फिर भी उन्हें खुशी नहीं मिलती। तो मायरा, ये इंसानी फितरत है जिसे हम नहीं बदल सकते। इसीलिए जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा उसे वो मिलकर रहेगा, और हम जितना हो सकेगा लोगों की सिर्फ मदद कर सकते हैं, उनकी तकदीर नहीं बदल सकते। केसार की आंखें जैसे अतीत के किसी गहरे कुएं में झांक रही थीं। वो अपनी बात कहकर बिल्कुल शांत हो चुके थे। मायरा को भी अब अंदर तक इस बात का एहसास हो रहा था कि उसके डैड जो कह रहे हैं वही परम सत्य है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई थी, लेकिन अचानक मायरा के दिमाग में बिजली की तरह एक सवाल कौंधा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और केसार की ओर देखते हुए बड़े ही नाटकीय अंदाज में पूछा, तो क्या डैड, इस राज के बारे में सबको पता है? क्या हर कोई इस खजाने की हकीकत जानता है? केसार ने अपनी गर्दन धीरे से हिलाई और बहुत ही ठंडी आवाज में सिर्फ इतना कहा, नहीं। मायरा के चेहरे पर उलझन की लकीरें गहरी हो गईं। उसने पूछा, तो फिर उस मनीष को कैसे पता चला? अगर यह राज है, तो उस तक ये खबर पहुंची कैसे? केसार ने अपनी आंखों में एक गहरी सोच समेट ली, जैसे वो इतिहास के पन्नों को पलट रहे हों। वो बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में कहने लगे, जब महाराज मानव का समय था, तब शायद लगभग सभी लोग इस बारे में जान चुके थे। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी, लेकिन यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस जानकारी के साथ ही उनके ऊपर आने वाले खतरे भी हजारों गुना बढ़ गए थे। लोग उस बेशुमार खजाने को हथियाने के लिए पागलों की तरह नाकाम कोशिशें करने लगे थे। केसार की आवाज में उस दौर का तनाव साफ महसूस हो रहा था। वो आगे बोले, महाराज मानव के बाद उनका बड़ा बेटा राजा बना। हालांकि उन्हरी आंखों वाली विरासत उनके छोटे बेटे को मिली थी, लेकिन नियम और काबिलियत के हिसाब से गद्दी बड़े बेटे को ही मिलनी थी। इसलिए राजपाट की कमान बड़े बेटे ने संभाली। छोटा बेटा, जिसकी आंखों में वो कुदरती करिश्मा था, उसे इस बात से कोई समस्या नहीं हुई। उसने खुशी खुशी अपने बड़े भाई का साथ दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को समझ आने लगा कि उनका ये वरदान उनके लिए एक बहुत बड़ा श्राप बन चुका है।
क्योंकि उस बेशुमार खजाने के लालच में उनके अपने ही उनके दुश्मन बन गए थे। अपनों के ही मन में उन्हें मारने की बेचैनी होने लगी थी। तब सबने मिलकर ये खौफनाक फैसला किया कि अब वो इस राज को यहीं दफना देंगे। ये बात सिर्फ उस वारिस को बताई जाएगी जो इसकी रक्षा करने के काबिल होगा। तब से यही परंपरा चली आ रही है, लेकिन फिर भी न जाने कैसे कुछ बाहरी लोगों तक इसकी खबर पहुंच ही जाती थी। मनीष का जिक्र आते ही केएसआर के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो सोच में डूबे हुए बोले, रही बात मनीष की, तो जहां तक मेरा अंदाजा है उसे ये राज किसी ने बताया है। लेकिन ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि माँ की सारी फैमिली की मौत तो काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी। माँ की एक बहन थी, वो भी बहुत समय पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब मुझे शक हो रहा है कि शायद मनीष ने मेरी और माँ की बातें चोरी छुपे सुन ली होंगी। हम अक्सर घर में इस बारे में चर्चा करते थे। हो सकता है उस वक्त मनीष ने हमारी बातें सुन ली हों और तभी से उसके सिर पर यह जुनून सवार हो गया हो। मायरा अपने डैड की बात सुनकर चुप रह गई। वो गहरी सोच के भंवर में डूब गई और धीरे से बुदबुदाई, ओह डैड, इसका मतलब कोई तो है जो ये सब जानता है। लेकिन कौन? आखिर कौन कौन हो सकता है वो? बोलते बोलते अचानक मायरा के दिमाग में बिजली की तरह कुछ कौंधा। उसके चेहरे के हाव भाव पल भर में बदल गए। उसकी आंखें फैलकर बड़ी हो गईं और उनमें एक ऐसी खतरनाक और तीखी चमक आ गई जिसे देख कलेजा कांप जाए। उसने झटके से सिर उठाया और केएसआर की ओर देखते हुए बोली, डैड। केएसआर मायरा की इतनी तेज आवाज सुनकर झटके से उसकी ओर देखते हैं और फौरन पूछते हैं, क्या हुआ मायरा? मायरा की आंखों में उस वक्त एक अलग ही साजिश और समझदारी की चमक थी। वो केएसआर की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, डैड, माइकल के ग्रैंड पेरेंट्स, वो दादी की बहन के ब्रदर इन लॉ हैं। हो सकता है ये बात उन्हें दादी की बहन से पता चली हो, और उनका तो हमारे घर से काफी पुराना और गहरा रिश्ता भी है। मायरा की यह बात सुनते ही केएसआर की आंखें गहरी और स्थिर हो गईं, जैसे उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ हो। वो बुदबुदाए, हाँ, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। वो तो बचपन से ही हमारे घर आते जाते रहे हैं, और माइकल उन्हीं का तो नाती है। इसका मतलब उन्होंने ही माइकल को पूरी तरह ट्रेन किया है इस सब के लिए। केएसआर मायरा की तरफ एक बेहद खतरनाक और जानलेवा मुस्कान के साथ देखते हैं और कहते हैं, तुम सही कह रही हो, काफी इंटेलिजेंट हो तुम, बिल्कुल मेरी तरह। फिर वो कमरे की घड़ी की तरफ देखते हैं। रात के 3 बज रहे थे। वो मायरा के सिर पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से कहते हैं, अच्छा, अब बहुत हो गई बातें, अब तुम सो जाओ, नाउ स्लीप। मायरा ने बिना किसी आनाकानी या बहस के अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि आखिरकार उसे जो जानना था वो उसे पता चल चुका था। जैसे ही मायरा की आंखें बंद हुईं, केएसआर की आंखों की गहराई और बढ़ गई। रात के उस सन्नाटे और अंधेरे में ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही हों। वो धीरे धीरे मायरा का सिर सहलाने लगे। ऊपर से वो शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों के भीतर एक खौफनाक तूफान पल रहा था। वो कुछ बहुत गहरा सोच रहे थे कि तभी अचानक उन्हें मायरा की दबी हुई आवाज आई, मायरा, डैड, तो क्या आपके उस खजाने में से मुझे कुछ मिलेगा? मायरा की ये शरारत भरी बात सुनकर केएसआर अपनी गहरी सोच से बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बड़ी और दिलकश मुस्कान खिल गई और वो मजाक में बोले, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम अभी नहीं सोई तो। मायरा एक छोटे बच्चे की तरह उन्हें कसकर गले लगा लेती हैं और लाड से कहती हैं, डैड दूध। केएसआर बड़े सुकून से उसके माथे पर एक प्यार भरी किस करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उस बंद आंखों के पीछे अब अगली जंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अगला दिन शुरू हो चुका था और राठौर मेंशन में सुबह से ही गहमागहमी का माहौल था। हॉल के बीचों बीच मायरा बैठी हुई थी। उसके सामने वीर और गौतम खड़े थे और वो किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट की बारीकियों को लेकर उनसे चर्चा कर रही थी। मायरा के चेहरे पर वही पेशेवर गंभीरता थी, जबकि घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। चूंकि आज उसके दादा और दादी को सहाय मेंशन जाना था, इसलिए घर में उपहारों की पैकिंग और तैयारियों का दौर चल रहा था। जानकी जी ने उपहारों को सहेजने और पैक करने की पूरी जिम्मेदारी अपनी बड़ी बहू दीपा को सौंप दी थी, जो बड़ी मुस्तैदी से सब देख रही थी। कुछ ही देर में राम जी और जानकी जी पूरी तरह तैयार होकर राजसी अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। उनके साथ दीपा जी और उनके पति भी थे। मनीष भी इस काफिले का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके चेहरे पर एक छिपी हुई जीत की चमक थी। हालांकि इस ड्रामे से कुछ लोगों ने खुद को पूरी तरह दूर कर लिया था। माही जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें कुछ जरूरी काम है,
इसलिए वो नहीं आ पाएंगी। केसर को भी इस पूरे दिखावे और ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। उधर गीता का गुस्सा तो अलग ही स्तर पर था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सानिया की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसलिए उनका जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए ये चारों लोग निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी राम जी का फोन तेजी से बज उठता है। जैसे ही वो फोन उठाते हैं और सामने वाले आदमी की बात सुनते हैं, उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उनके चेहरे पर एक भारी और गहरी गंभीरता छा जाती है और वो अपनी जगह पर ही ठिठक कर रुक जाते हैं। घर के बाकी सब लोग उन्हें अचानक इस तरह शांत और स्तब्ध देखकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। राम जी एक गहरी सांस छोड़ते हैं और सबकी आंखों में देखते हुए बड़ी सख्त आवाज में कहते हैं, ये सारा सामान वापस रखवा दीजिए, अब हम वहाँ रिश्ते की बात करने नहीं जाएंगे। उनके ये शब्द सुनते ही मनीष और सानिया, जो एक कोने में खड़ी होकर मन ही मन खुश हो रही थी, का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। मनीष घबराहट में जल्दी से उनके पास आता है और कहता है, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब वहाँ जाने ही वाले थे, फिर अचानक ये क्या है? आप अचानक से मना क्यों करने लगे हैं? कुछ हुआ है क्या? मनीष की बेचैनी देखकर राम जी अपने चेहरे पर और भी ज्यादा गंभीरता लाते हैं और कहते हैं, अभी मुझे फोन आया और पता चला है कि मनोज हॉस्पिटल में आईसीयू में है, इसीलिए अब हम अभी शादी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। राम जी की यह बात सुनते ही हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। सानिया और मनीष की आंखों के सामने जैसे उनके सारे सपने एक पल में ढह गए हों। राम जी की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मनोज आईसीयू में? अचानक कैसे? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, फिर ये क्या हो गया? मनीष का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो राम जी को देखकर कहता है, हॉस्पिटल में? डैड, क्या हुआ है उसे और अचानक कैसे? राम जी गंभीर स्वर में कहते हैं, मुझे नहीं पता, ये सब वहीं जाकर पता चलेगा, अभी हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल चलते हैं। इतना बोलकर वो तेजी से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे जानकी जी, दीपा जी और उनके पति भी निकल पड़ते हैं। मनीष अभी भी अपनी जगह पर जमकर खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तभी उसकी नज़र सानिया से मिलती है, जिसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। उसका पूरा प्लान चौपट होता दिख रहा था। मनीष खुद को शांत करता है और सानिया को इशारों में शांत रहने को कहकर वहां से निकल जाता है। इधर मायरा अपनी आंखों में एक ऐसी खतरनाक और जहरीली चमक लिए खड़ी थी, मानो उसने पहले ही कोई बाजी जीत ली हो। वो बड़े सुकून से मनीष को बदहवास होकर जाते हुए देख रही थी, जैसे किसी शिकारी को अपने ही बिछाए जाल में फंसता देख जो सुकून मिलता है, वही उसके चेहरे पर था। फिर उसकी कातिलाना नजरें साइड में खड़ी सानिया पर पड़ी, जो गुस्से और जलन के मारे अपने दांत पीस रही थी। उसका चेहरा नफरत से तमतमा रहा था और मुठियां भिंची हुई थी। मायरा ने सानिया की उस बेबसी को देखकर अपने मन ही मन कहा, ओह सानिया, तुमने आज बहुत गलत दिन चुना था, क्योंकि मनोज के साथ तो ये होना ही था। ये तो बस शुरुआत है, वरना मैं तो सच में दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस विक्रम से हो जाए, ताकि तुम दोनों की बर्बादी एक साथ देख सकूं। इतना सोचते ही मायरा के होठों पर एक भयानक और खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसकी वो मुस्कुराहट इतनी गहरी और डरावनी थी कि अगर कोई देख लेता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। पल भर के लिए अपनी जीत का जश्न मनाकर उसने बड़ी होशियारी से खुद को संभाला और बिल्कुल सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने अपना सारा ध्यान वापस अपने काम में लगा लिया और फाइलों को ऐसे पलटने लगी मानो इस सारी तबाही से उसे कोई सरोकार ही न हो। इधर मनीष कार ड्राइव करते हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी सांसें अटकी हुई थी। गाड़ी रुकते ही राम जी, जानकी जी, दीपा और उनके पति तेजी से कार से बाहर निकलते हैं और अंदर की तरफ भागते हैं। उनके चारों तरफ गार्ड्स और उसकी टीम साय की तरह मुस्तैद थी, जो उन्हें हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हुए अंदर ले जा रही थी। जैसे ही ये लोग तेज कदमों से चलते हुए अस्पताल के गलियारे में दाखिल होते हैं, वहां का मंजर देखकर ठिठक जाते हैं। पूरी सहाय फैमिली वहां मौजूद थी और सब के सब बेंच पर किसी पत्थर की तरह बेजान बैठे थे। एक तरफ केसार खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इस अनहोनी की खबर उन्हें सबसे पहले लग चुकी थी। वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में अबीर सहाय से कुछ गुप्त गुफ्तगू कर रहे थे। ये सब लोग चलते हुए सहाय फैमिली के पास पहुंचते हैं। जानकी जी आगे बढ़ती हैं और सिम्मी जी को गले लगा लेती हैं। उनकी आवाज में एक अजीब शांति थी। वो उनसे पूछती हैं, ये सब कैसे हुआ सिम्मी? कल तक तो सब बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक ये क्या हो गया? और बताओ, क्या मनोज ठीक है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं?
जानकी जी के इन सवालों पर वहां जैसे सन्नाटा पसर गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बस एक खामोश चीख थी। सिम्मी जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, वो बस रोए जा रही थीं। उनके पति भी एक तरफ बिल्कुल मायूस और टूटे हुए से बैठे थे। दूसरी तरफ का नज़ारा और भी अजीब था। मनोज की बीवी और उसके बच्चे वहां बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो गम नहीं था जो होना चाहिए था। वो बड़े ही नॉर्मल दिख रहे थे। मोहिनी रो तो रही थी, लेकिन उसका रोना किसी को भी सच्चा नहीं लग रहा था। वो रोना सा चेहरा बनाने की कोशिश तो कर रही थी, पर साफ दिख रहा था कि वो रोने का नाटक ज्यादा कर रही है। यानिका पास खड़ी उसे संभालने का दिखावा कर रही थी। राम जी देखते हैं कि वहां मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वो विक्रम की ओर मुड़ते हैं और कड़कती आवाज में पूछते हैं, विक्रम, बताओ अभी मनोज की कंडीशन कैसी है और ये सब आखिर हुआ कैसे? विक्रम राम जी की बात सुनकर अपना सिर शर्म और गुस्से के मारे झुका लेता है। उस वक्त उसके अंदर अपने बाप मनोज के लिए नफरत की आग सुलग रही थी। उसे लग रहा था कि उसके बाप को अय्याशियां करने और पैसे उड़ाने के अलावा क्या कुछ और आता भी है। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज सबके सामने उसका मजाक बन रहा था। विक्रम के पास कहने को कुछ नहीं था, वो बस खामोश खड़ा अपने दांत पीस रहा था। वहां मौजूद हर शख्स जैसे गूंगा हो गया था। राम जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। तभी मनीष आगे बढ़ता है और सीधे अबीर सहाय की आंखों में देखकर दहाड़ता है, अबीर, आखिर ये सब क्या है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मनोज पर हमला कर दे? क्या उसे पता नहीं था कि मनोज कौन है? मनोज सहाय इंडस्ट्रीज का चेयरमैन है। वो विक्रम का बाप है। किसकी मौत आई थी जो उसने इतनी बड़ी जुर्रत की? मनीष का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो बदहवास होकर चिल्ला रहा था। मनीष की बात सुनकर अद्रव सहाय, विक्रम के दादा, ने अपनी भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, मनीष, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। ये सब मनोज की अपनी करतूतों की वजह से हुआ है। वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई जब अद्रव सहाय ने उस काली हकीकत का पर्दाफाश किया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से पूरी बात बताते हुए कहा, मनोज ने बाजार से अवैध, इल्लीगल तरीके से झूठ बोलकर बहुत सारा पैसा उधार लिया था। जिन लोगों से उसने पैसा उठाया था वे बहुत ही खतरनाक और बेरहम लोग थे। मनोज ने वो सारा पैसा अय्याशियों में उड़ा दिया और जब उन लोगों ने अपना पैसा वापस मांगा तो मनोज एक कौड़ी भी नहीं दे पाया। अद्रव जी की आवाज में एक तिरस्कार था जब उन्होंने आगे कहा, उन्हीं लोगों ने मनोज का ये हाल किया है। वह गलत और गैरकानूनी लोगों के साथ हाथ मिलाता था और आज उसे उसी का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। शायद उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। सच ही कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी मार से कोई बच नहीं सकता। वही आज मनोज के साथ हो रहा है। हॉस्पिटल के गलियारे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया जब उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट का खुलासा किया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अब मनोज शायद ही कभी ठीक हो पाए। उसके शरीर की लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। जान तो बच गई है, लेकिन पता नहीं वो कभी ठीक हो भी पाएगा या नहीं। इस कंडीशन में वो सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। इतना बोलकर अद्रव सहाय चुप हो गए। उनकी बातों ने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए थे। मनीष का चेहरा तो मानो सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। दीपा, उनके पति और जानकी जी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मनोज इस हद तक गिर चुका था। वहीं विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था और उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली थी कि उसके नाखून हथेलियों में गड़ने लगे थे। इधर मनोज की बीवी मोहिनी के दिल में मनोज के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो तो मन ही मन उसे कोस रही थी और गालियां दे रही थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका पति आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसे तो दुख इस बात का था कि मनोज जाते जाते उसके सारे कीमती गहने और जेवरात अपने साथ ले गया था। अब उसे डर था कि वो जेवर उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मोहिनी ने कितनी मेहनत और चालाकियों से वो सारा सोना इकट्ठा किया था। उसे हमेशा से यानिका जी से जलन होती थी। उसे चिढ़ थी कि यानिका इतनी सुंदर कैसे हैं, वो इतनी ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं और उनके पास इतनी बेशकीमती ज्वेलरी कहाँ से आती है। यानिका को नीचा दिखाने के लिए ही मोहिनी अपनी स्किन, अपनी ड्रेस और अपनी ज्वेलरी का हद से ज्यादा ख्याल रखती थी। उसका तो जिंदगी में बस एक ही मकसद था कि वो जब भी किसी पार्टी या फंक्शन में जाए तो बस उसी के बारे में बात हो, लोग उसी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ें। लेकिन हकीकत उसके सपनों से बहुत अलग थी।
इक्का दुक्का लोग ही दिखावे के लिए उसकी तारीफ करते थे, वरना सबकी जुबान पर तो हमेशा माही जी और यानिका जी का ही नाम रहता था। वो दोनों अपने समय की सबसे खूबसूरत और शालीन महिलाओं में शुमार थीं। मोहिनी का गुस्सा इस बात पर और बढ़ जाता था कि वो चाहे जितनी भी महंगी क्रीम लगा ले या गहने लाद ले, वो कभी उनके जैसा रुतबा और चमक हासिल नहीं कर पाई। इस वक्त भी जहां उसका सुहाग उजड़ने की कगार पर था, वो सिर्फ अपने उन खोए हुए गहनों के गम में आंसू बहाने का नाटक कर रही थी। ये सब सुनने के बाद मनीष एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसका दिमाग किसी शैतानी चक्की की तरह चलने लगा। उसे याद आया कि मनोज ने उससे मदद मांगी थी और उसने ही मनोज को वो आइडिया दिया था। मनोज ने उसके कहने पर सोना को किडनैप भी किया, लेकिन ऐन वक्त पर मायरा ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। मनीष ने अपनी नफरत भरी निगाहें घुमाईं और केएसआर को देखा, जो बड़े इत्मीनान से अबीर से बात कर रहे थे। मनीष ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वो अपने मन ही मन इस सारी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केएसआर को मान रहा था। सच तो ये था कि उसे मनोज के जीने या मरने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस इस बात का डर सता रहा था कि उसका मास्टर प्लान फेल हो चुका है। मनोज की इस हालत की वजह से अब कोई विक्रम और सानिया की शादी की बात नहीं छेड़ेगा, और अगर की भी तो फिलहाल शादी टल जाएगी। ऊपर से उसे सानिया की फिक्र सता रही थी। वो पागल लड़की अपनी बौखलाहट में कुछ भी कर सकती थी, जबकि घर के सारे लोग उसे बाहर निकालने की फिराक में थे। मनीष ने अपना सिर पकड़ लिया। सानिया अब उसके गले की हड्डी बन गई थी, जिसे वो न निगल पा रहा था और न उगल पा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़की का क्या करे। जब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो वो चुपचाप वहां से बाहर निकला और सीधे मिशेल को फोन लगा दिया। मनीष ने मिशेल को हॉस्पिटल की पूरी सिचुएशन बताई और बेहद परेशान होकर पूछा कि अब इस सानिया का क्या किया जाए, क्योंकि वो अब उनके लिए खतरा बनती जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और राठौड़ परिवार अस्पताल से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन विक्रम वहीं एक कोने में पत्थर की तरह बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस एक टक जमीन को घूरे जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्से का लावा उबल रहा था और मुठियां इतनी जोर से भिंची हुई थी कि उनकी नसें साफ उभर आई थीं। वो वहां बैठा तो जरूर था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही खौफनाक मंजर बुन रहा था। गुस्से और बेचैनी के मारे उसका पैर बार बार जमीन पर पटका जा रहा था। वो उसी हालत में बैठा ही था कि तभी उसका असिस्टेंट बदहवास होकर भागते हुए वहां आता है। वो विक्रम के सामने आकर खड़ा होता है और बुरी तरह हौंफने लगता है, जैसे कोई बहुत बड़ी खबर लेकर कोसों दूर से दौड़ता हुआ आ रहा हो। विक्रम अपनी झुकी हुई नजरें उठाता है और उसे देखता है। उस वक्त विक्रम की आंखें गुस्से से पूरी तरह खून की तरह लाल थीं। वो अपने असिस्टेंट को देखकर अपनी भारी और दहशत भरी आवाज में दहाड़ता है, क्या हुआ तुम्हें, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? असिस्टेंट अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालने की कोशिश करता है और डर के मारे अपना सिर झुकाकर हकलाते हुए कहता है, सर वो मुझे कुछ बहुत जरूरी बताना था आपको। विक्रम की आंखें शक से छोटी हो जाती हैं और वो अपने असिस्टेंट को नफरत भरी नजरों से घूरता है। फिर वो बड़े ही रौबदार अंदाज में अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठता है और ठंडी मगर कड़क आवाज में कहता है, क्या है, बोलो। विक्रम का वो अंदाज और उसकी लाल आंखें देखकर असिस्टेंट के पसीने छूटने लगे थे। असिस्टेंट ने हकलाते हुए और पसीना पोंछते हुए कहा, सर मिस्टर का फाइनल मेल आया है। उन्होंने साफ अल्टीमेटम दिया है कि आपके पास फैसला लेने के लिए बस 1 घंटा बचा है। अगर आप आज रात डील करने को तैयार हैं तो ठीक, वरना वो अपना ऑफर वापस ले लेंगे और अगली बात सीधे केएसआर से करेंगे। विक्रम के चेहरे पर तनाव की लकीरें गहरी हो गईं। उसने झटके से अपनी घड़ी की तरफ देखा, 4 बज रहे थे। यानी ठीक 5 बजे उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। उसके दिमाग में गणित तेजी से दौड़ने लगा। 30% शेयर और 70% प्रॉफिट। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक चमक के साथ सोचने लगा, अगर यह डील हो गई और यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो मैं सीधा केएसआर के सामने खड़ा हो सकूंगा। अब तक का सारा नुकसान, सारी हार एक झटके में खत्म हो जाएगी और शायद मेरी यह कामयाबी देखकर मायरा के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। मेरे दादा भी मुझ पर गर्व करेंगे और इस पूरे बिजनेस साम्राज्य की चाबियां मेरे हाथों में सौंप देंगे। विक्रम जानता था कि यह जुआ छोटा नहीं है, लेकिन मिस्टर का रिकॉर्ड आज तक बेदाग रहा था। उसका हर प्रोजेक्ट सफलता की गारंटी होता था और पूरी बिजनेस की दुनिया जानती थी कि मिस्टर की असली ताकत उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सब बिजनेस क्वीन कहते हैं।
उस बिजनेस क्वीन की दिमागी चालों और बिजनेस स्किल्स का कोई तोड़ नहीं था। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो उसे मात दे सके। विक्रम ने अपने मन में दोहराया, कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मिस्टर के लिए वो बिजनेस क्वीन ही वो करिश्माई ताकत है। विक्रम गहरी और पेचीदा सोच के भंवर में गोते लगा रहा था। उसके दिमाग में एक तरफ मिस्टर की कामयाबी का रिकॉर्ड था और दूसरी तरफ वो ऊंचाइयां जिन्हें छूने का सपना वो देख रहा था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाते हुए कहा, जब तक जोखिम नहीं लूंगा तब तक वो सब हासिल नहीं कर पाऊंगा जो मुझे चाहिए। मुझे मायरा का साथ और दादाजी का भरोसा दोनों चाहिए, और उसके लिए ये डील करनी ही होगी। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और जीत का नशा उतर आया। उसने अपने असिस्टेंट की ओर सख्त नजरों से देखा और आदेश देते हुए कहा, जाओ, वकीलों को बुलाओ और पेपर तैयार करवाओ। मैं ये डील कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी सारा कागजी काम पूरा करो और मिस्टर को अभी कॉल करो। उनसे कहो कि हम तैयार हैं। आज रात ही ये डील साइन होगी। इतना बोलकर विक्रम अपनी जगह से बिजली की फुर्ती से उठा और बिना पीछे मुड़े अस्पताल से बाहर निकल गया। उसके हर कदम में एक नया आत्मविश्वास दिख रहा था, लेकिन यह आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। विक्रम ने सिर्फ अपना फायदा देखा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसे कितनी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। प्रोजेक्ट तो यकीनन सफल होने वाला था, क्योंकि उसे मिस्टर ए और बिजनेस क्वीन संभाल रहे थे, लेकिन उस सफलता की राख पर विक्रम की अपनी बर्बादी लिखी थी। प्रोजेक्ट कामयाब होगा, नाम होगा, लेकिन विक्रम को वो घाटा होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम जैसे ही अस्पताल की दहलीज पार करता है, उसका असिस्टेंट भी साए की तरह उसके पीछे निकल जाता है। शहर में एक नई साजिश की बिसात बिछ रही थी। द ग्रीन लीफ विला मास्टर बेडरूम। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ एस बड़ी ई की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। मायरा आराम से काउच पर बैठी हुई थी। उसकी नजरें अपने हाथ में पकड़े आईपैड पर जमी थी। वो कुछ बहुत ही बारीक आंकड़ों या शायद किसी सीक्रेट फाइल का मुआयना कर रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बेहद गंभीर थे। तभी रूम में बने शानदार वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और अभियान बाहर निकलता है। वो चलते चलते अपनी सफेद शर्ट के बटन्स को बड़े सलीके से बंद कर रहा था। जैसे ही अभियान कमरे के बीचों बीच आता है, मायरा का ध्यान आईपैड से हटकर सीधा उस पर टिक जाता है। अभियान ने सफेद शर्ट पहनी थी जिसके सिर्फ 2 बटन लगे हुए थे, साथ में मैचिंग सफेद पैंट। उसके बाल अभी भी गीले थे, जिनसे पानी की कुछ बूंदें उसके माथे पर छलक रही थीं। उस वक्त अभियान किसी साधारण इंसान की तरह नहीं, बल्कि रियासत के किसी राजा की तरह लग रहा था। उसका वो शाही ऑरा, उसके व्यक्तित्व की वो ठंडक और उसकी वो गहरी काली आंखें, ये सब मिलकर उसे एक रहस्यमयी और बेहद ताकतवर इंसान बना रहे थे। मायरा उसे बस देखती ही रह गई, क्योंकि इस सादगी में भी अभियान की शख्सियत में एक अलग ही कशिश और रसूख था। अभियान शांत कदमों से चलता हुआ आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़ी नफासत से अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगता है। तभी उसे अपनी कमर के इर्द गिर्द 2 नाजुक हाथों का घेरा महसूस हुआ। उन हाथों के स्पर्श मात्र से अभियान के सख्त चेहरे पर एक दिलकश और मदहोश कर देने वाली मुस्कान तैर जाती है। उसने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उन हाथों को थामा और उन्हें अपने सामने की ओर खींचा। वो कोई और नहीं, मायरा थी, जिसकी आंखों में इस वक्त अभियान के लिए बेपनाह और जुनूनी मोहब्बत साफ झलक रही थी। मायरा ने अपना हाथ अभियान की चौड़ी छाती पर रखा, जहां उसका नाम माया उकेरा हुआ था। उसने झुककर उस नाम पर एक बेहद नर्म और रूहानी किस की, लेकिन अगले ही पल अपनी शरारती और मालिकाना हक वाली आदत के चलते उसने वहां एक छोटा सा बाइट किया। मायरा के दांतों के निशान अभियान की त्वचा पर साफ नजर आने लगे थे। मायरा की इस हरकत पर अभियान की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। उसे पता था कि ये मायरा का प्यार जताने का अपना खास और थोड़ा सा जंगली अंदाज है। वो उसे अपने करीब महसूस कर रहा था, जबकि बाहर की दुनिया के लिए वो दोनों सबसे खतरनाक शिकारी थे। मायरा ने धीरे से अपने हाथ अभियान की शर्ट के बटनों पर रखे और उन्हें एक एक कर बंद करने लगी। कमरे में एक रूहानी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन उस चुप्पी में भी उनकी रूहें एक दूसरे से हजारों बातें कर रही थीं। ये अजीब था, वो दोनों जब भी एक दूसरे के इतने करीब होते तो ऐसा लगता मानो पहली बार मिल रहे हों। उनकी धड़कनें खुद ब खुद किसी संगीत की तरह तेज हो जाती थीं। मायरा का पूरा ध्यान पूरी तल्लीनता से बटनों को बंद करने पर था, जबकि अभियान, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी मायरा पर था। वह बिना पलके झपकाए
एक टक मायरा के चेहरे के नूर को निहार रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता हो। शर्ट के बटन बंद करने के बाद मायरा ने बड़ी नज़ाकत से अभियान की कलाई के बटनों को सेट किया। फिर उसने बेड पर रखी टाई उठाई और उसे अभियान के गले में डाल दिया। इस क्रिया में अभियान को हल्का सा झुकना पड़ा, जिससे उनके चेहरे एक दूसरे के और भी करीब आ गए। मायरा ने बड़े ही एलिगेंट तरीके से उस टाई की गांठ बांधी, फिर पास ही पड़े सफ़ेद कोट को उठाकर अभियान को पहनाया। कोट के बटन बंद करने के बाद मायरा 2 कदम पीछे हटी और पूरे गर्व के साथ अभियान को सर से पैर तक देखने लगी। अभियान इस वक्त फुल वाइट अटायर में उसके सामने खड़ा था। उसका वो बेदाग, बिना किसी शिकन का सूट, जिसके डायमंड कपलंग रोशनी में चमक रहे थे, टाई के ऊपर लगा वो छोटा सा कीमती ब्रोच उसके शाही लिबास की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। वो किसी बिजनेस टाइकून से कहीं बढ़कर एक अपराजय योद्धा की तरह लग रहा था। मायरा के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अभियान का ओरा, उसकी आंखें और उसकी पूरी शख्सियत में एक ऐसा दबाव था जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। अभियान और मायरा दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। मायरा ने अभियान के पीछे लगे आईने में उसकी परछाई को देखते हुए बहुत ही गंभीर और सधी हुई आवाज में कहा, तो आखिरकार तुम वो करने जा रहे हो जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अभियान, तुम अपना हक छोड़कर सालों पहले इसलिए पीछे हट गए थे क्योंकि तुम्हें लगा था कि तुम्हारे त्याग से तुम्हारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। मायरा एक पल के लिए रुकी, उसकी आवाज में अब एक कड़वाहट और सच्चाई थी। तुम्हें पता है, डैड ने कल मुझसे एक बात कही थी कि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है, उसे जितना मिलता है उसकी चाहत और बढ़ती जाती है। अगर तुम ये सोचते हो कि अपने कदम पीछे खींच लेने से सामने वाला खुश रहेगा या तुम्हें चैन से जीने देगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मायरा की इन बातों ने अभियान के अंदर दफन उन यादों को कुरेद दिया था जिन्हें वो पीछे छोड़ आया था। मायरा की बात खत्म होते ही कमरे में फिर से वही भारी सन्नाटा पसर गया। अभियान का चेहरा, जो अभी तक मायरा के लिए नर्म था, अब वो एकदम सीरियस और सख्त हो गया। उसे समझ आ गया था कि अब रहम करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब बारी थी अपना वो साम्राज्य वापस लेने की, जिसे उसने अपनों की खुशी के लिए छोड़ दिया था। अभियान की आंखों में एक बर्फीली सख्ती उतर आई। उसने मायरा की बात का जवाब देते हुए बहुत ही ठंडे और दृढ़ लहजे में कहा, जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब मैं अपने परिवार का हक वापस उन्हें दिलाऊंगा, और जो दर्द उन्होंने सहा है उसका एक एक पल का हिसाब मैं खुद करूंगा। मायरा ने अभियान की बात सुनकर एक खतरनाक मुस्कान बिखेरी। उसने अभियान की आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है अभियान, विक्रम को शुरू से पता था कि उसका बाप कैसा है। उसे सब पता था कि उसके बाप ने तुम पर और तुम्हारे मम्मी पापा पर अटैक करवाया था। उसे अपने बाप के हर काले कारनामे की खबर थी, लेकिन वो चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसके बाप की वजह से ही उसे वो सब मिल रहा था जो उसे चाहिए था, सीईओ की कुर्सी, रुतबा, नाम और दौलत। अभियान ने एक गहरी और भारी सांस ली। उसका चेहरा अब किसी चट्टान की तरह सख्त हो गया था। उसने कहा, अब हर चीज का हिसाब होगा। जो मेरा था वो मेरा ही होगा। मुझे ये सब इसलिए नहीं चाहिए कि मेरे पास कमी है, मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है, लेकिन वो लोग इस साम्राज्य के काबिल नहीं हैं। इसमें मेरे दादाजी और मेरे डैड की खून पसीने की मेहनत है, और मैं इसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज से विक्रम की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू होता है। ये डील वो जिंदगी भर याद रखेगा। इतना बोलकर अभियान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो तबाही का संकेत थी। मायरा ने भी उसी अंदाज में अभियान को कॉपी किया। उसके चेहरे पर भी उतनी ही बड़ी और शातिर मुस्कान छा गई। 2 सबसे बड़े शिकारी अब अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। मायरा ने बेड पर रखा वो मास्क उठाया और बड़े ही सलीके से अभियान के चेहरे पर लगा दिया। वह मास्क अभियान की आंखों के पीछे छिपे खौफनाक इरादों को और भी गहरा बना रहा था। मास्क पहनाने के बाद मायरा ने उसके माथे पर एक बहुत ही नर्म और सुकून भरी किस की, लेकिन अभियान ने पलक झपकते ही मायरा की कमर थामी और उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसने अपना मास्क थोड़ा सरकाया और अपने लब मायरा के लबों पर रख दिए। दोनों के बीच एक गहरी और जुनूनी किस हुई, जिसमें एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत और दुश्मनों के लिए तबाही का नशा साफ झलक रहा था। क्या होगा इस डील का अंजाम, और क्या करेगा मनीष अब सानिया के साथ? टू बी कंटिन्यूड।